नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फोकस आज हमारा सोने पर है क्योंकि कई हफ्तों बाद 47,000 के आंकड़े को पार करके ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। त्योहारी सीजन भी आ पहुंचा है, तो ये समझने वाली बात है कि क्या ये स्तर है सोने में पैसा लगाने का सही मौका। साथ ही चांदी में क्या मौजूदा स्तरों पे कमाई के मौके मिल रहे हैं, कच्चे तेल और मेटल्स में क्या हो रणनीति, इन सारे सवालों का देंगे जवाब। लेकिन पहले आपका परिचय हम आज के पैनल से करवा देते हैं। आज कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, सारी गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे साथ ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता आज हमारे पैनल का हिस्सा है। और सोने में हाजिर बाजार में डिमांड को लेकर फेस्टिव की तैयारियों पर पूरा खुलासा करने के लिए हमारे साथ बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्योंकि मैंने कहा कि सोने पर हमारा फोकस है, वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना एक बार फिर से चढ़ता दिखा है। $1760 के पार हमने उससे निकलते हुए देखा है। घरेलू बाजार को सहारा रुपए की कमजोरी का भी मिला है क्योंकि रुपया आज 16 महीने के निचले स्तर के पास बंद हुआ है। तो योगेश जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि अब डिमांड आपको कैसी आती दिख रही है। काफी समय का लल रहा, लॉकडाउन का भी आप कह सकते हैं कि उसने डिमांड का पूरा मूड बिगाड़ा। यहाँ पर चाहे ज्वेलरी की डिमांड हो, बुलियन की डिमांड हो। मुझे बताइए, अब इस त्योहारी सीजन में क्या एक्सपेक्टेशन है? योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, पिछले 2 साल से लॉकडाउन होने के कारण हमारा बाजार बिल्कुल डंप हो चुका था, डिमांड खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री एक बार फिर से माइनस में चली गई थी। अभी नवरात्रे आए हैं, अभी ग्राहकी शुरू हुई है और हमें उम्मीद है कि जो हमारा 2 साल में नुकसान हुआ था, अभी ये ग्राहकी धीरे धीरे पिकअप करेगी और हमारी इंडस्ट्री इंप्रूव करेगी। ओके। मुझे ये बताइए कि अब गिवन द फैक्ट कि अगर हम इस साल की ही बात करें, हमने कहा $1900 के पार के स्तर देखे, वहां से एक बड़ा भारी भरकम करेक्शन आया, अब कीमतें फिर से संभलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है कि ये लुक्रेटिव लेवल है? किस तरह की बाइंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तैयारी क्या है इस बार ज्वेलर्स की और डीलर्स की? देखिए, ये भाव जो है ना ऊपर आना ही था। 50,000 रुपए के लगभग हमने अनुमानित भाव बताया था कि 45,000 रुपए आए तो बाइंग करके चलिए, क्योंकि 50,000 रुपए कभी भी हो सकता है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भाव में भी अगर आदमी खरीदता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। करेक्शन आता रहेगा, हर करेक्शन को फिर से लेने का है। जो यहाँ पर शादियों के लिए या त्योहारों के लिए खरीदारी की सोच रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, उनको तो सस्ता सोना मिल रहा है ना। जी, 10,000 12,000 रुपए सस्ता सोना है हाई लेवल से, तो उन लोगों को खरीदना चाहिए और मंदी के चक्कर में अभी नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है सर, अभी आपके एसोसिएशन के जितने ज्वेलर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनकी तैयारी क्या है इस बार? क्या कुछ अलग फेस्टिव तैयारी चल रही है? आपको किस प्रकार की डिमांड आने की संभावनाएं हैं? देखिए, लाइट वेट ज्वेलरी का चलन बढ़ गया है क्योंकि भाव बढ़ा हुआ है और लॉकडाउन में लोगों की इनकम खत्म हो गई थी। तो उसके अनुसार हमको जो है ना लाइट वेट की ज्वेलरी, नए नए डिजाइनों की ज्वेलरी जो है ना चलन में आ रही है और दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी की है कि बढ़िया से बढ़िया डिजाइन वो रखें ताकि ग्राहक को वो लुभा सके और ग्राहक को मनमाफिक चीज मिल सके। ओके। वैसे तो प्राइसेस नीचे हैं और लोग शॉपिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। क्या आप लोगों की तरफ से कोई ऑफर्स हैं या आप किसी तरह के कुछ लुभाने के लिए कुछ अलग से कुछ तरीके तरकीब निकाल रहे हैं इस बार? नहीं, देखिए, पहले ही ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत मंदी के दौर से गुजर चुकी है, तो इसमें डिस्काउंट वाली बात कहीं नहीं है। और फिर भारत सरकार ने हॉलमार्क लागू किया है 16 जून से। हाँ। तो सही शुद्धता का सोना देना, यही हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारा डिस्काउंट है। सस्ते चक्कर में ग्राहक को कम प्योरिटी का, कम शुद्धता का माल मिले, तो वो ग्राहक को भी सोचना चाहिए कि डिस्काउंट के चक्कर में वो ना पड़े और सही शुद्धता पे ध्यान दे और बिल से काम करे और डिजिटल पेमेंट करे। जी, योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाजिर में
गोल्ड से जुड़े जो भी यहाँ पर डिटेल है वो हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इसी बीच आपको बता दें कि सितंबर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े यहाँ पर इन्फ्लेशन के नंबर्स आ चुके हैं और हम उनके बारे में अब आपको बता देते हैं। ये घट कर आए हैं 5.3% से। आप मंथ ऑन मंथ के नंबर्स देखें तो इसमें गिरावट आई है। 4.35% का वो आंकड़ा निकल कर आया है। ये जाहिर तौर पर एक राहत की बात है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें लगातार हाई एनर्जी प्राइसेस और जिस तरह से पावर संकट बना हुआ है, एनर्जी की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है, तमाम कमोडिटीज की कीमतें यहां पर आसमान छू रही हैं। तो ये जाहिर तौर पर ये जो फर्स्ट फिगर निकल कर आया है सितंबर के महीने का, जो सीपीआई का नंबर है 5.3% से घटकर 4.35% पर आया है। ये मंथ ऑन मंथ के आंकड़े हैं। अगस्त के आंकड़े के मुताबिक जो सितंबर का ये आंकड़ा है ये घटकर आया। अब देखना होगा कि इसका ब्रेकअप किन किन एरियाज में कितना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फिगर सामने आया है राहत का। सितंबर में खाद्य महंगाई दर पे नजर डाली जाए तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। 3.11% से गिरकर ये 1% के नीचे दिखाई जा रही है। 0.68% के खाद्य महंगाई के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ की बात है क्योंकि हाल फिलहाल ही हमने देखा था कि सब्जियों के, फलों के दाम एकाएक बड़ी तेजी से महंगे हो गए थे। बारिश का हवाला दिया जा रहा था, फ्लडिंग का हवाला दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि सब्जियां हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और इस वजह से हमने पिछले कुछ हफ्तों में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ते हुए देखे। खाने के तेल की जो कीमतें हैं वो एक सिरदर्द का कारण रही है आम आदमी के लिए, क्योंकि खाने के तेलों की महंगाई है, खासतौर से सरसों तेल की कीमतें हमने आसमान छूते हुए देखे और उसके साथ साथ बाकी भी खाने के तेल काफी तेजी से महंगे हुए थे। तो फिलहाल ये जो दो फिगर्स निकल कर आ रहे हैं ये बड़े राहत वाले हैं। हम इन पर बात करेंगे। हमारे साथ इकरा की ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ चुकी है। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। ये जो पहले दो फिगर्स निकल कर आए हैं, अभी हमने सीपीआई का आंकड़ा देखा 4.35% बताया जा रहा है, मंथ ऑन मंथ गिरावट है। खाद्य महंगाई दर का आंकड़ा है वो 1% के नीचे है। राहत की बात है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? जी बिल्कुल, हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो सितंबर का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा वो 4.8% के आसपास का होगा। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी कम आया है फूड इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये एक राहत की बात तो है ही, क्योंकि इसका ये मतलब है कि जब आगे जाके हमें दिख रहा है कि जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी है उसके लिए काफी रिस्क बन रहे हैं ग्लोबल सोर्सेज से, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स प्राइसेस, हमारा अपना जो कोल की सिचुएशन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा पावर प्राइसेस पे। तो ये सब देखते हुए जो आज लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का आंकड़ा सितंबर के लिए आया है वो बहुत ही कंफर्टिंग है, क्योंकि इसका मतलब कि आरबीआई या एमपीसी को कुछ और लीवे मिल जाएगी कि वो ग्रोथ सपोर्टिव अपनी स्टांस मेंटेन करें आगे जाके भी, और उनको जल्दी में कोई लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन की तो हमने देखा है कि बेबी स्टेप्स शुरू हो ही गए हैं, लेकिन पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन ज्यादा एडवांस नहीं होगी आज के इस कंफर्टिंग आंकड़ों को देखने के बाद। अदिति जी, अगर आप मुझे बता सके, क्योंकि ये आंकड़े जाहिर तौर पर काफी राहत देने वाले हैं, लेकिन क्या हमें आने वाले समय में, गिवन द फैक्ट कि एनर्जी प्राइसेस आर शूटिंग थ्रू द स्काई, हम चाहे कोयले की बात कर ले जिसकी किल्लत भारत भी झेल रहा है इस समय, पावर संकट की समस्या हमारे सर पे मंडरा रही है, हम गैस की बात कर ले, उसके चलते दुनिया भर में कई ऐसे इकोनॉमीज हैं जिनमें इंडस्ट्रीज ठप पड़ रही हैं, बंद हो रही हैं, और प्लस हम देख रहे हैं कि लगातार कच्चे तेल की जो कीमतें हैं जो मल्टी ईयर हाइस पर है, वो पेट्रोल डीजल की आग को लगातार भड़का रही है। आपको लगता है कि आगे जाते हुए ये एक पेन पॉइंट या कंसर्न हो सकता है? अभी तो फिलहाल एनर्जी महंगाई दर के आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, खाद्य महंगाई दर में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन क्या आगे ये एक चिंता का सबब है? देखिए, डेफिनेटली इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी के लिए ये सब जो आपने पॉइंट्स अभी रेज किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी 2 महीने और के लिए बेस इफेक्ट सपोर्टिव रहेगा, तो आगे अक्टूबर और नवंबर वाले जो सीपीआई इन्फ्लेशन के प्रिंट्स आएंगे वो और नीचे की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारा यह अनुमान है कि जो सब आपने अभी पॉइंट्स मेंशन किए उनका इम्पैक्ट ज्यादा क्लियरली दिखेगा इन्फ्लेशन के आंकड़ों में दिसंबर ऑनवर्ड्स। और हमारा आज के आंकड़े देखने के पहले तो यही एक्सपेक्टेशन था कि ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन फिर 6% के आसपास चली जाएगी अगले क्वार्टर में, विच इज Q4।
तो जो रिस्क है वो ज्यादा उभर के सामने आएंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन को ऊपर खींचेंगे जब ये बेस इफेक्ट पिछले साल का हटता जाएगा। और दूसरी बात, जैसे जैसे कि नॉर्मलाइज होगी डिमांड और स्ट्रेंथन होगा डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन का सिचुएशन, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपना प्राइसिंग पावर को वापस देखते हुए प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 3-4 महीनों में थोड़ा डिमांड फुल इन्फ्लेशन भी सामने देखने को आएगा। जब तक सिर्फ सप्लाई साइड फैक्टर्स इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तब तक तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि एमपीसी कुछ चेंज करेगा। इस सिचुएशन में वो ग्रोथ सपोर्टिव ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे डिमांड सामने बढ़ के आएगी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, तब हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि एमपीसी की तरफ से हमें पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस न्यूट्रल होते हुए दिखेगा और उसके बाद हमें रिपो रेट हाइक की दिखेगी। अदिति जी, आपने क्या आप मुझे ये समझा सकती है हमारे दर्शकों को कि इंटरनेशनल मार्केट में हम जो स्टैगफ्लेशन एक टर्म है जो लगातार हम सुन रहे हैं, विच जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई है और ग्रोथ लो ग्रोथ है यहाँ पर, क्या ऐसा संकट भारत के लिए दिखाई दे रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति काफी खराब है, कंसर्न्स लगातार बरकरार है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रिफ्लेक्शन भी दिख सकता है? आपने वैसे क्लियरली मेंशन किया कि सप्लाई साइड की स्थिति है उसे सुधारने की जरूरत है, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि अब जब हम अनलॉक की प्रक्रिया देख रहे हैं और सामने फेस्टिव सीजन भी है, तो डिमांड बहुत तेजी से उभर के आने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। देखिए, पहले मैं डिमांड की बात करूंगी। डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी तेजी से उभरेगी और कितनी सस्टेन करेगी फेस्टिव सीजन के बाद, अभी हमें ये देखना है। दूसरी बात, सप्लाई साइड के जो इश्यूज हैं वो कितने ट्रांजिटरी प्रूव होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कि जो अभी सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है वो बहुत जल्दी तो चली नहीं जाएगी, नॉर्मलाइजेशन में काफी टाइम लगेगा और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोसिस्टम पे बना रहेगा। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ऊपर चले गए हैं, क्या वो इस लेवल पे सस्टेन होते हैं कि शेल का वापस आना, शेल की प्रोडक्शन का वापस आना उनको थोड़ा थमा देता है। तो काफी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई साइड को भी इम्पैक्ट करेंगे। और एक और फैक्टर ये है कि जो डोमेस्टिक फ्यूल रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं, क्योंकि पिछले साल जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्रैश करी थी तब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो आगे जाके क्या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन को थोड़ा कम कर देते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा कि हमारे इन्फ्लेशन पे की ट्रेजेक्टरी किस तरह से मूव करती है। तो सप्लाई साइड में भी काफी नुआंसेस है। तो स्टैगफ्लेशन इज अ वेरी बिग टर्म टू यूज। मेरे हिसाब से अभी लुकिंग एट द फैक्ट कि इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से ड्राइव हो रही है और कुछ हद तक ट्रांजिटरी है, तो शायद स्टैगफ्लेशन वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो। अदिति जी, एक आखिरी सवाल, और वो ये कि अभी तो हम देख रहे हैं कि जितने भी घर खरीदार हैं उनको एक सौगात मिली है लोअर रेट्स की। हमने एक होम लोन इंटरेस्ट रेट में एक अच्छी खासी वॉर छिड़ते हुए देखी है। आपको लगता है कि ये रेट्स अभी भी बरकरार रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? आरबीआई अभी किसी तरह के रेट हाइक का अनाउंसमेंट गोइंग फॉरवर्ड नहीं करेगा, एक उनका अकोमोडेटिव स्टैंस बरकरार रहेगा? देखिए, एमपीसी की तरफ से अकोमोडेटिव स्टांस हमारे हिसाब से फरवरी की पॉलिसी में चेंज होकर न्यूट्रल होगा और उसके बाद जो रिपो रेट है उसमें हाइक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की अप्रैल और जून की पॉलिसीज में अगले साल। रिवर्स रिपो का हाइक आरबीआई की तरफ से आएगा, वो कितनी जल्दी आएगा ये अभी अनसर्टन है कि क्या थोड़ा बहुत हाइक दिसंबर की पॉलिसी में ही आ जाता है या फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी में अकोमोडेटिव स्टांस चेंज होकर न्यूट्रल होगी, उसके साथ रिवर्स रिपो हाइक आएगा, ये अभी थोड़ा बहुत अनसर्टन है। ओके, अदिति जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और ये जो लेटेस्ट नंबर्स आए उसकी पूरी डिटेल और एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। कॉलर शो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चुरू से मेरे साथ गोपाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैंने आज 6200 पे सेल किया है नवंबर का, तो ये 5000 कब तक आ जाएगा और ऊपर में स्टॉप लॉस क्या रखे, 7000 का कितना रखे? हाँ, चलिए राजीव जी आप इस सवाल का जवाब देंगे।
देखिए, मैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता सकता हूँ इन्हें, बट 7,000 तो काफी लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा नेहा जी। करेक्ट। मेरी राय में तो इन्हें 6250 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। ओके। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। अनुराग जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर जैन, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैंने आज 5 लॉट नवंबर कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन का 5410 रुपए में खरीदा है, तो मुझे इसमें किस टारगेट के लिए रुकना चाहिए? 5410 मतलब क्लोजिंग लेवल के आसपास आपने एंट्री मारी है। ओके। सचिन जी जरा बताइए, सोयाबीन में यहाँ से कैसा रुख दिखाई दे रहा है? आज तो सुस्ताई हुई शुरुआत थी, तो हल्की रिकवरी लेके बंद हुआ है। जी बिल्कुल नेहा जी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, वहीं फंडामेंटल सेंटीमेंट्स भी थोड़े से जो है वो स्लगिश नजर आ रहे हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑल्दो क्लोजिंग थोड़ा सा अच्छा दिया है, इसमें हमें लगता है कि एक बार पोजीशन अगर इन्होंने लिया है तो 5250 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। इनकेस हायर साइड में 5600 5650 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके। पानीपत से सुनील जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मुझे गोल्ड और सिल्वर पे पूछना है कि जो है नेक्स्ट वीक के अंदर बॉन्ड बाइंग की टैपरिंग है और जिस तरह से रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो गोल्ड किस और सिल्वर किस रेंज में रह सकता है, और क्या मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर लिया है कि इससे काफी फॉल आ सकता है गोल्ड के प्राइस में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए हम जानते हैं राजीव कपूर जी से। राजीव, क्या लगता है, आज हमने कमबैक गोल्ड में आता हुआ देखा है, 47,000 का एक अहम आंकड़ा पार हुआ है, तो जाहिर तौर पर एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, गोल्ड में क्या किया जाए? नेहा जी देखिए, गोल्ड बॉन्ड टेपरिंग का तो काफी हद तक जो न्यूज है वो डिस्काउंटेड है, और जहां तक बात है इंडियन रुपये के डेप्रिसिएशन की, तो उसका तो बेनिफिट गोल्ड को मिल ही रहा है इंडियन मार्केट में। बट मुझे लगता है कि जो अपसाइड है नेहा जी वो कंटेंट रहना चाहिए 47,500 47,600 तक। अदरवाइज अगर हमारा रुपये डेप्रिशिएट नहीं होता तो शायद मैं आपको इसका अपसाइड कंटेंट बोलता कि 47,300 400 होगा, बट अभी थोड़ा सा रुपये डेप्रिशिएशन के कारण 200 पॉइंट का और रेंज ऊपर की तरफ बढ़ गया है इसका। तो 47,600 के ऊपर जब तक नेहा जी डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं देता है ये, मुझे लगता है कि यहाँ से स्लाइड वापस मतलब एक करेक्शन नीचे के आने के काफी चांसेस हैं, तो अपसाइड काफी कंटेंट दिख रहा है मुझे। सिल्वर में क्या राय होगी, क्योंकि ये भी बहुत समय से दायरे में ही कमोडिटी ट्रेड कर रही है, इसमें भी एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा या थोड़ा बढ़ सकता है? नेहा जी सिल्वर में भी ऐसा लगता है कि जो 62,800 63,000 है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल की तरह अभी तक रोल प्ले कर रहा है। तो जब तक सिल्वर 63,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता, मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक नीचे की तरफ फिसलन आ सकती है, और उस फिसलन में करीबन 60,500 60,000 तक भी नीचे में दाम आ सकते हैं। और अगर बाजार 63,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है तब नेहा जी फिर 65,000 का एक दायरा ओपन होगा, तो उस परिस्थिति में फिर 65,000 का हम अपसाइड एक लेवल देख सकते हैं। ओके, सो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, लेकिन अगर 63 का अब टारगेट जो रेजिस्टेंस है पार हो जाए तब यहां से स्ट्रेंथ बन सकती है। ओके, सो सोने और चांदी में सोना एक बेटर बेट है, एक सेफर बेट है अगर आपको खरीदारी करके चलना है। जिगर गुजरात से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जिगर जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओके, सचिन जरा बताइए, मौजूदा स्तर से क्या खरीदारी बनती है, अगर खरीदा है तो क्या होल्ड करें? नेहा जी मौजूदा स्तर से तो नहीं, बट हमें लगता है अराउंड 80 to 100 पॉइंट्स का डिप मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली 47,200 के आसपास से एक बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 47,040 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 47,400 47,500 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल। हरियाणा का रुख करते धर्मपाल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सर गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है जी, मेरे पास 4 बोरी सिस्टम है, मैंने बेचनी थी, एक रखनी चाहिए। ओके, आपने सरसों ले रखी है यहाँ पर। राजीव जी, हमने देखा है कि आगे के तो कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए हैं, सेबी ने यहाँ पर बैन लगा दिया है, तो जिनके पास फिजिकल में माल पड़ा है क्या किया जाए? देखिए डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड लगता है, ऐसा लगता है कि 8,000 और 7,800 के बीच में दाम रुक जाने चाहिए पुरानी सरसों के। तो मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा उछाल आए, अराउंड स्पॉट मार्केट में 8600 के आसपास इन्हें दाम मिले, तो एक बार अपना फिजिकल माल निकालना चाहिए इनको।
ओके, चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। राजीव जी, सचिन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।